हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ठीक है, और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 तक जो कि मैंने आपको गॉस की प्रमेय के 2 अनुप्रयोग करा दिए हैं। ठीक है, और आज जो है हमारा गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है, जिसका नाम है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि चारों अनुप्रयोग इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, टॉपिक है, इसको आप जरूर करें। देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पतला गोलीय कोश है, पतला गोलीय कोश, यानी कि कैसा है, पतला है, बहुत पतला है। ठीक है, और कैसा है, गोलीय कोश है। ठीक है, इस पतले गोलीय कोश की त्रिज्या मान ली मैंने कैपिटल आर। तो मान लीजिए हमारे पास माना एक पतला खोखला गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, और इसको हम प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेशित कर देते हैं। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है। कितना दे दिया? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो इसको प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, अर्थात हमने इसको आवेश दिया है, तो ये आवेश जो होगा इसके ऊपर एक समान रूप से गोले के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आवेश कहाँ होता है? आवेश हमेशा ऊपरी पृष्ठ पर फैल जाता है एक समान रूप से। तो यहाँ पर जो आवेश दिया आपने धनावेश, ये इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, फैल गया। अब देखिए हमको क्या काम करना है, हमें इससे स्मॉल आर दूरी पर, देखो अब जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाल सकते हैं वो 3 स्थितियों में निकाल सकते हैं। कहाँ निकाल सकते हैं? एक तो हम इस गोले के बाहर कोई बिंदु लेकर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या हम इस गोलीय कोश की सतह पर बिंदु लेकर के, यानी इस सतह के ऊपर कोई बिंदु लेकर के उस पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और एक हम बिंदु कहाँ ले सकते हैं? इस गोलीय कोश के अंदर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ। ठीक है, इस गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु लेकर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 स्थितियों पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो कराऊंगा वो गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे इसमें कराएंगे नंबर फर्स्ट गोलीय कोश। कहाँ कराएंगे? गोलीय कोश के बाहर। ठीक है, गोलीय कोश के बाहर। तो देखिए गोलीय कोश के बाहर मतलब, जैसे सपोज करो हमने बिंदु ले लिया ये P, ये रहा गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु ले लिया, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें इस आवेश के कारण। ठीक है, तो सपोज करो ये जो हमारा P बिंदु है, ये केंद्र से, इसका केंद्र क्या है? O, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है ये बिंदु, और हमें इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो गोलीय कोश के बाहर का मतलब हो गया, देखिए ये जो स्मॉल r की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और कैपिटल R की वैल्यू कम है। स्मॉल r P बिंदु तक की दूरी है केंद्र से, और कैपिटल R इस गोले की त्रिज्या है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम से कि स्मॉल r की वैल्यू क्या है? ज्यादा है कैपिटल R से। ठीक है, तो गोलीय कोश के बाहर का मतलब है स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, यानी अर्थात हमें इस अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, और जैसा कि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हमेशा तब काम करता है जब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब आवेश कैसा हो, आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश है ये कैसा? ओपन रखा हुआ है, यानी खुला हुआ रखा है, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले हमको एक गॉसियन पृष्ठ खींच करके इस आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस P बिंदु से स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। ठीक है, ये खींच दिया हमने, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींच दिया, ये रहा। और यही है हमारा क्या? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या की बिंदु O को केंद्र मानकर हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान ली है। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे हम। अब हमने जैसे ही गॉसियन पृष्ठ खींच दी, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये सारा आवेश क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर आ गया।
अब हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस P बिंदु पर हम एक क्या करते हैं, एक छोटे से अल्पखंड, ठीक है, एक सूक्ष्म खंड DA की कल्पना कर लेते हैं। सपोज करो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA का हमने एक यहाँ पर खंड मान लिया है, ठीक है, अल्पखंड माना है। अल्पखंड क्या माना हमने, DA क्षेत्रफल वाला एक अल्पखंड मान लिया है हमने यहाँ पर। और सबसे पहले हम इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम, ये P बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी इस बिंदु पर, यानी इस सूक्ष्म अवयव पर कहाँ आएगी, बाहर की ओर आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस पर एक क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर की कल्पना करें तो वो कहाँ होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी वो भी कहाँ आएगा, इधर की ओर ही आएगा, और वो क्या आएगा, हमारा DA वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, अर्थात यहाँ थीटा बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 0, यानी E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, कितना होगा, हम उसको d5 मान लेते हैं। और कैसे निकालेंगे हम, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं EDA cos थीटा, ठीक है। और देखिए हम एक चीज अभी देख पाए कि हाँ थीटा कितना बन रहा है, इसमें 0 बन रहा है। तो EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, अर्थात हमारा हो गया EDA, ठीक है, यानी d5 की वैल्यू कितनी आ गई, EDA के बराबर आ गई। और ये जो फ्लक्स आया है वो कहाँ से आया है, केवल इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स आया है। अब हमको निकालना संपूर्ण गॉसियन पथ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, संपूर्ण गॉसियन पथ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो उसको मैं मान लेता हूं फाई, संपूर्ण जो हमारा फ्लक्स है उसको मैंने फाई मान लिया, जो कि कैसे निकलेगा, इस d5 का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। और इंटीग्रेशन d5 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, EDA, और यहां से हम E को कर देते हैं बाहर, इंटीग्रेशन DA आ गया, कितना आ गया, इंटीग्रेशन DA आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे DA क्या है, DA आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो हमारा अल्पखंड जो दे रखा है, अल्पखंड, इसका क्या है, क्षेत्रफल है ये। और इंटीग्रेशन कर दिया मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा हुआ है ये DA, इंटीग्रेशन DA मतलब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, फाई बराबर E, और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा, ठीक है। यही आ गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ लिख देंगे कि भाई ये जो आपका इंटीग्रेशन DA है ये क्या है हमारा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर है, संपूर्ण क्या है ये, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या सरफेस का क्षेत्रफल है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए क्या होगा हमारा, ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस के अनुसार हम क्या मानेंगे, परंतु गॉस के अनुसार
गॉस प्रमेय के अनुसार, ऐसे लिखेंगे हम, गॉस प्रमेय के अनुसार। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है फाई, वो हमेशा आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात यानी कि फाई बराबर Q/ε0 होता है। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ये भी फाई को दर्शा रहा है और ये भी फाई को, यानी ये भी संपूर्ण फ्लक्स को बता रहा है और ये भी संपूर्ण फ्लक्स को ही बताता है, अर्थात RHS इनके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो दोनों फ्लक्स को बता रहे हैं, इसलिए दोनों का हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 4πr² बराबर Q/ε0। तो यहाँ से E निकालेंगे तो 1/4πε0 और Q/r²। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई आपकी। ठीक है, और वैसा भी आप जानते हैं किसी आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² ही होती है, जो कि हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही कराई थी। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं इसके आगे क्या करना है हमको, अब क्या करना है। ठीक है, एक तो देखिए हमारे इक्वेशन, एक तो हमारा फॉर्मूला यहीं आ गया, इसको हम मानते हैं 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारा ये निकल के आ गया, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है। ठीक है, और जो कि हमको ज्ञात करनी थी। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पृष्ठ आवेश घनत्व, भाई ये जो आपका जो गोलीय कोश है इसके ऊपर क्या है, आवेश फैला हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी इस खोखले गोले के ऊपर जो आवेश है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो Q/A क्या होगा, A होगा आपके इस खोखले गोलीय कोश का क्षेत्रफल, जो कि कितना होगा 4πR²। ध्यान रखना, ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व आ रहा है वो किसका आ रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ कितने पृष्ठ पर आवेश है, तो वो R त्रिज्या वाले गोले के ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 4πR² में इस बार क्या आएगी, R आएगी, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व केवल इस वाले खोखले गोले आवेश है ना, ये जो गोलीय कोश है इसके ऊपर जो आवेश है इसके कारण होगा, इसलिए यहाँ पर R आया है इस बार। तो हम एक काम करते हैं, Q की वैल्यू निकाल देते हैं। तो Q कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 4πR² और सिग्मा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q = 4πR² सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जैसे रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से 1/4πε0 और Q की जगह हम लिखेंगे 4πR² सिग्मा अपॉन R², और यहाँ से 4π से ये 4π कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचेगा, E बराबर, देखिए सिग्मा ऊपर से ε0 नीचे से, सिग्मा/ε0, और इधर R है और नीचे स्मॉल r है, और दोनों पे क्या है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा खोखले गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको न्यूमेरिकल करते टाइम क्या दे रखा है, गोलीय कोश के बाहर तो पूछा हो, लेकिन आवेश का मान दे रखा हो, Q का मान। और इस फॉर्मूले को हम जब लगाएंगे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर तो पूछी हो, लेकिन आवेश ना देकर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा हो, आवेश ना देकर हमें पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा हो, यानी सिग्मा दे रखा हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, दोनों ही आपके खोखले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, न्यूमेरिकल की गिवन कंडीशन के हिसाब से इन दोनों को अलग अलग यूज करना है। इसको जब यूज करना होता है जब आवेश का मान दे रखा हो, और यदि आवेश न देकर आवेश घनत्व दे रखा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड कहाँ यूज करेंगे हम, सेकंड हम निकालेंगे गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है, खोखले गोलीय पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, यानी सेकंड वाला हम करेंगे कि जब बिंदु
गोलीय कोश के, गोलीय कोश के, गोलीय कोश की सतह पर है। कहाँ है? सतह पर हो। ठीक है, यानी जब बिंदु कहाँ हो? गोलीय कोश की सतह पर हो। अर्थात हम क्या देखेंगे, ये जो P बिंदु था आपका यहाँ था, इसको उठाकर कहाँ ले आए? हम सतह पर ले आए। ठीक है, जब हम ये बिंदु P बिंदु हम सतह पर ले आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ, ये हमारा खत्म यहाँ से, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा खत्म। ठीक है, तो आई थिंक हम समझ पाए इस चीज़ को कि जो P बिंदु है, जो हमारा P बिंदु था वो यहाँ था बाहर, अब हम उठाकर कहाँ ले आए? इसकी सतह पर ले आए। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? बिंदु P तक की जो दूरी है उसको हम स्मॉल r लेते हैं, और आपने क्या देखा? स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया यहाँ से कि भाई स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको निकालना है, सतह पर निकालना है, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया। तो एक काम करते हैं ना, आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी और इक्वेशन नंबर 4 आ रही है, इसी में ही स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देते हैं, और आपका सतह पर जब बिंदु होता है तो वहां पर यानी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, समीकरण कहाँ रखेंगे? 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में रखने पर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस गिवन वैल्यू को यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R को 3 और 4 में रख देते हैं, और डायरेक्ट हमारा P बिंदु पर निकल जाएगा जो कि सतह पर है। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हम क्या आएगा? देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल q बराबर स्मॉल q अपॉन स्मॉल, मैंने लिखा था यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल की जगह क्या आ जाएगा? अब की बार कैपिटल R आ जाएगा, यानी q अपॉन r स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आ गया हमारा। ठीक है, सतह पर जब बिंदु होता है हमारा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्मॉल r को हटाकर हम कैपिटल R कर देंगे बस। ठीक है, और समीकरण 4 में आ जाइए। ठीक है, समीकरण 4 में आ जाते हैं हम। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल ये कैपिटल R तो आपका है ही, अपॉन स्मॉल r की जगह पे हम क्या करेंगे? स्मॉल r की जगह पर भी हम कैपिटल R कर लेते हैं, और इसका होल स्क्वायर, और भाई R से R खत्म हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1, R से R खत्म, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कुल मिलाकर के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये आ गए आपके खोखले गोलीय कोश की सतह पर जब बिंदु होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये होती है और ये होती है। तो इसको हम जब लगाएंगे जब हमको आवेश दे रखा हो, और इसको हम जब लगाएंगे जब आवेश न देकर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा हो और सतह पर पूछा हो। तो दोनों ही कंडीशन को आप देख करके यूज करेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की, इसकी किसकी बात कर लेते हैं? इसके थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट को मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, नंबर थर्ड, जब बिंदु, ठीक है, कहां निकालना हमें निकालना है गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर, है ना, यानी कि P बिंदु कहां है? गोलीय कोश के भीतर है। जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर है, अंदर हो। ठीक है, अंदर हो मतलब देखिए ये P बिंदु आपका कहाँ आ गया? इस बार आपने यहाँ ना रखकर कहाँ रख दिया? गोलीय कोश के अंदर रख दिया। सपोज करो मैंने यहाँ रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, ये रहा P बिंदु हमारा गोलीय कोश के अंदर रख दिया। इस बार पहले हमने बाहर रखा, फिर सतह पर रखा, अब की बार हमने अंदर रख दिया। ठीक है, चलिए, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ये दूरी क्या होती है? स्मॉल r होती है हमारी। बिंदु P तक की दूरी क्या होती है? स्मॉल r। आप देख रहे हैं इस बार स्मॉल r की वैल्यू कम है, कैपिटल R ज्यादा है, यानी स्मॉल r कैसा रह गया? कम रह गया कैपिटल R से। तो ये कंडीशन बन के आ गई हमारी कि भाई स्मॉल r इज लेस देन है कैपिटल R से। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब हम क्या काम करेंगे? हमको मालूम है कि जब हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो ये खींच दिया हमने गॉसियन पृष्ठ, स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है, और बिंदु P से होकर जाने वाला। ठीक है, और ये हमारे क्या है? कैपिटल R, इसकी त्रिज्या है ही। ठीक है, तो हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, तो हम इसको लिख देते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
तो ये जो गॉसियन सरफेस, आपने गॉसियन पृष्ठ खींचा तो आपने देखा कि गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा हुआ कुल आवेश कितना है आपका, 0, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर, देखो गॉसियन पृष्ठ ये है, इसके अंदर कितना आवेश है ही नहीं, यानी अभी क्या है गॉसियन पृष्ठ के बाहर रखा हुआ है आवेश, अर्थात गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, 0 आ रही है। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश का मान 0 है, अर्थात क्या हुआ, Q बराबर 0, अर्थात Q बराबर 0, कि भाई गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश कितना है, देखो 0, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ ये है और आवेश आपका यहाँ है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही ना, तो कितना आवेश है इसके अंदर, 0 आवेश। ठीक है, जैसे आवेश को 0 करेंगे हम तो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, अर्थात Q बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही आपने समीकरण 3 में रखा, क्या देखा आपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और Q की जगह क्या आएगा, 0/r², यानी Q का मान क्या लगाएंगे हम, 0 लगा देंगे। ठीक है, और जैसे हम Q की जगह 0 लिखेंगे, जैसे हम पूरे वो Q की जगह हम 0 लिखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 0, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात पतले खोखले गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव हमेशा रहेगी भी, हमेशा सदैव, कभी भी देख लीजिए आप, सदैव 0 होती है। ये आप कॉन्सेप्ट इसका याद रखेंगे कि कभी भी गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि गॉस की थर्ड एप्लीकेशन में, ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन के थर्ड पॉइंट में यही चीज प्रूफ किए हैं हमने। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट नंबर 5 और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हमारा एक लास्ट एप्लीकेशन और बचा हुआ है, ठीक है, उसे लेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।